हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। आज 2 नवंबर की करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है। टाइगर रिजर्व है, अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला इसमें ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। आप कमेंट में बताइएगा कि झारखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश में इन तीनों में से किन किन में राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व किन किन में है बताइएगा। उत्तराखंड में तो है, ये पता है। ठीक है, और उत्तराखंड में एक और टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व हैं, तो आप उन दोनों के नाम भी बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, यानी इस पार्क की स्थापना या इस उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन है 1893, 1993, 1983 और 1973। तो इसका राइट आंसर क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में की गई थी। ठीक है, 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। तो इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए आंसर दीजिए इसका। किस राजगोपालाचारी के नाम पर किनका रखा गया था, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किन राज्य से संबंधित है, इनके राज्य के नाम लिखिए। ये तो पता है उत्तराखंड का है। ठीक है, ये किसका है, वाल्मीकि कहाँ का है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, कमेंट में पिन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसका। तो हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, इसका उद्देश्य रिजर्व और उसके आसपास के परिदृश्य, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। साथ ही इसके द्वारा स्थानीय समुदाय को पर्यावरण पर्यटन का लाभ उठाने और मानव वन्य जीव संघर्ष निपटने में भी मदद मिलेगी। यानी एक फंड की व्यवस्था की गई है, एक फाउंडेशन बनाया गया है। ठीक है, राजाजी टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की मंजूरी दी गई। ठीक है, जिससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और मानव वन्य जीव संघर्ष क्या होता है ना, कि कभी कभी मानव और जानवर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिससे नुकसान होता है, जानवरों को भी होता है, मानव को भी होता है। जैसे वो कभी कभी मानव बस्ती में आ जाते हैं या जंगलों से रेल वगैरह या सड़क वगैरह जाती हैं, तो उससे दुर्घटना हो जाती है जानवरों को। ठीक है, तो इसे मानव और वन्यजीव संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब इस टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। तो यह उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, किस पर्वतमाला में, तो शिवालिक पर्वतमाला, नोट कर लें। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1993 में उत्तराखंड के 3, यहाँ पे ध्यान दें, 3 अभयारण्यों यानी राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिलाकर की गई थी। तो किन अभयारण्य को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बनाया गया था, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। ठीक है, 1983 में
इसका प्रसिद्ध नाम स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था, जो लोकप्रिय रूप से राजा जी के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे ये भी नोट कर ले कि राजा जी के नाम से कौन जाने जाते थे, तो राजगोपालाचारी, ठीक है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसे 2015 में देश का 48वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब किया गया था, तो बाघ अभ्यारण्य 2015 में घोषित किया गया था। कुछ इसकी विशेषताएं यानी फीचर हैं, यानी कि वनस्पति यहाँ की, तो चौड़ी पत्ती वाली पर्वत वन, झाड़ियाँ, घास के मैदान और देवदार जंगल इस पार्क में वनस्पतियों की एक श्रृंखला बनाते हैं। साल यानी शोरिया, रोबास्टा, वशिष्ठ प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। शाल वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ये एक विशिष्ट प्रजाति है राजा जी नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ पे कुछ जीव जंतु जैसे यहाँ बाघ है, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, स्लॉथ भालू, सियार, लकड़बग्गा, चीतेदार हिरण, सांबर, भौंकने वाले हिरण यानी बाकिंग डियर, ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है बाकिंग डियर। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। नीलगाय, बंदरों और पक्षियों के 300 से अधिक प्रजाति और स्तनधारी प्रजाति अधिक पाए जाते हैं। इस बार यूपीएससी में 2023 में क्वेश्चन पूछा था बाकिंग, भौंकने वाले हिरण को लेकर क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है सिम स्वैप स्कैम किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित धोखाधड़ी है, बैंक खातों में धोखाधड़ी या इन दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सिम स्वैप स्कैम किससे संबंधित है, तो यह बैंक खातों में धोखाधड़ी से संबंधित है, ठीक है, बैंक खातों में धोखाधड़ी से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में दिल्ली व कई क्षेत्रों में सिम स्वैप स्कीम के कई मामले देखे गए हैं, जिसके चलते पुलिस लोगों को ठगी के इस तरीके को लेकर जागरूक है, यानी लोगों को ठगा जा रही है दिल्ली में इस स्कैम के माध्यम से। दरअसल यह ठगी के लिए स्कैमर्स एक अनोखा तरीका है, जिसमें कई बार यूजर्स को भनक भी नहीं लगती है और उनके साथ ठगी हो जाती है। इन मामलों में पीड़ितों की एक से ज़्यादा मिस्ड कॉल प्राप्त हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक से अधिक मिस्ड कॉल, जिसके बाद उनके बैंक खातों से पैसे निकल गए हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है, मिस्ड कॉल एक से ज़्यादा बार आती है। ये क्या है, अन्य फ्रॉड के विपरीत इसमें पीड़ितों के साथ सीधे संचार की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें स्कैमर यूजर के नंबर को अपने पास मौजूदा सिम कार्ड से जोड़कर उनके सिम को नकली सिम कार्ड में बदल देते हैं और उसके बाद नंबर का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो सिम है उसको वो अपने यूज़र आईडी या यूज़र नंबर या उनके पास जो सिम है उसमें एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, जिसके बाद वो अनऑथराइज्ड उनके पास एक्सेस चला जाता है। सिम स्वैप करने के बाद स्कैमर पूरे सिम पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, जिससे इस नंबर पर आने वाले कोई भी मैसेज या कॉल स्कैमर के पास चल जाता है। एक साउथ की एक मूवी है, मेरे को उसका नाम तो नहीं याद है, उसमें इस तरह का दिखाया गया है, ठीक है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। वो एक लड़की होती है, ठीक है, और वो इस तरह का काम करती है। तो कुछ विलन्स होते हैं और उनके जो फ़ोन्स वगैरह के एक्सेस वो ले लेती है सिम वगैरह से, और उनके साथ ऐसा फ्रॉड करती है वो, ठीक है। तो उस मूवी का तो नाम याद नहीं है, मगर ऐसा दिखाता है उसमें भी। इसके बाद सभी कॉल और मैसेज स्कैमर्स के सिम से ही चले जाते हैं। इससे स्कैमर्स को 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को दूर करने और बैंक द्वारा भेजे गए OTP एक्सेस को मदद मिलती है। अब उनके पास हमारा सिम नंबर होगा, यानी एक डुप्लीकेट सिम उनके पास होगा, हमारे ही सेम नंबर, हमारे पे जो कॉल आएगा वो भी उनके पास जाएगा, जो मैसेज आएगा वो भी उनके पास जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे में उनके लिए यूज़र डिवाइसेस से डिजिटल पेमेंट और से ट्रांजैक्शन करना बेहद आसान हो जाता है, और वो डिजिटल पेमेंट करके अपने पास भेज सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल से भेजते हैं वो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। मिस्ड कॉल क्यों आती है एक से अधिक, ये मिस्ड कॉल यूज़र को भ्रमित करने के लिए की जाती है, जिससे वो उन्हें देखकर चिढ़ जाए और अपना फ़ोन रख दे और लास्ट नेटवर्क को कनेक्टिविटी नज़रअंदाज कर दे। यानी मोबाइल में नेटवर्क सिम वगैरह नेटवर्क नहीं आता है तो आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, धोखाधड़ी हो सकती है। इससे कुछ उपाय हैं बचने के, जैसे बैंकिंग से जुड़े पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं और नियमित अंतराल पर बदलते रहें। स्ट्रॉन्ग बहुत ही पासवर्ड बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। बैंक अकाउंट को डिटेल में चेक करते रहें, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन रखें, यानी 2 बार जो वेरिफिकेशन कोड आता रहता है 2 जगह पे वो
संदेह होने पर तुरंत सर्विस प्रोवाइडर को संपर्क करें जो बैंक से रिलेटेड है। किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन केस में तुरंत अपने बैंक से सूचित करें कि ऐसा हो रहा है। या अनजान लिंक्स या वेबसाइट पर क्लिक ना करें। ऐसा भी होता है कि अनजान लिंक्स आती है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं और फिर हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। ठीक है। राजाजी टाइगर रिजर्व को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? अभी हमने देखा, पीछे आप बताइए। 2018, 2015, 2013, 2017 कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा। चलिए आंसर दीजिए इसका। तो 2015 में हुआ था। राजाजी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पहले अभयारण्य था। उसके बाद हरिमाऊ शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों से संबंधित है? तो इसमें है भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत मलेशिया, भारत श्रीलंका और मलेशिया और म्यांमार। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास है, तो भारत और मलेशिया के बीच किया जा रहा है, इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है। तो हरिमाऊ शक्ति ये एक सैन्य अभ्यास है और भारत और मलेशिया के बीच चल रहा है इस टाइम पे। हरिमाऊ शक्ति किससे संबंधित है? कभी कभी पूछ लेता है ऐसे। तो जनजातियों से सैन्य अभ्यास, केंद्रीय परियोजना या मंदिर है। तो अब शक्ति ऐसे को होता है तो हमारे पास ज़्यादा क्या जान जाता है, मंदिर जाएगा या कोई परियोजना होगी या जनजातियों का कोई त्यौहार होगा, लेकिन ये क्या है? सैन्य अभ्यास है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हरिमाऊ शक्ति क्या है? सैन्य अभ्यास है। ठीक है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य से अवस्थित है, किस राज्य में संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? 2019, 2012, 2006, 1999 कब घोषित किया गया था? चलिए बताइए। तो 2012 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है। अमानगढ़ को टाइगर रिजर्व 2012 में घोषित किया गया। ठीक है। इसको जान लेते हैं। हालिया खबर के मुताबिक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में मामूली वृद्धि हुई, यानी कुछ वृद्धि हुई है बाघ जनगणना के माध्यम से। नवीनतम जनगणना के अनुसार 2021 में यह संख्या 21 परिपक्व बाघों और 6 शावकों से बढ़कर अब 28 परिपक्व बाघों और 4 शावकों तक हो गए। इन्हें बच्चे वगैरह होते हैं। ठीक है। एक दशक पहले इसमें सिर्फ 12 ही बाघ थे। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि बाघों की आबादी में वृद्धि हेतु तेंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बाघों की तो संख्या बढ़ रही है, लेकिन तेंदुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के अमानगढ़ के तराई क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहा गया। और 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2012 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था इसको। ठीक है। 2012 में इसकी सीमाएं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगती हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड से है। यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के विभाजन के पश्चात उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में चला गया, जबकि अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में रह गया। ठीक है। तो जब 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, यानी उत्तराखंड 2000 ईस्वी में बना, एक फैक्ट मिल गया कब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। तो 2000 ईस्वी में हुआ। 2 फैक्ट हो गए, तो इसको नोट कर लें। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के पास चला गया और अमानगढ़ उत्तर प्रदेश के पास रह गया। ठीक है। यहाँ पे कुछ वनस्पति और जीव जंतु, यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति के घास के मैदान, आर्द्र भूमि व घने जंगलों का एक संयोजन है। इसमें बाघ, हाथी, स्वैप, हिरण, सांभर, चीतल, हॉग, हिरण, कॉकर, लंगूर, स्लॉथ, भालू, शाही, उदबिलाव, मॉनिटर, छिपकली, कछुए, अजगर, घड़ियाल, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ पक्षियों की प्रजातियाँ भी शामिल, जैसे हॉर्नबिल, रेड जंगल फाउल, पी फाउल, बंगाल फ्लोरिकन, फिशिंग ईगल, स्पोर्ट ईगल, स्प्रे ऑफ स्प्रे, कटफोड़वा, शमा, इंडियन पिट्टा, पेट्राइट फ्लाई कैचर, ओरियोल्स, एमरॉल्ड डव आदि। ठीक है। ये कुछ यहाँ के पक्षी वगैरह हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
1819 में, 1919 में, 1991 में, तो 1921 में। तो चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 से की गई थी। लेबर लॉ से रिलेटेड यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, और इस टाइम पे और कौन इसके कुछ कार्य हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आप कमेंट में पिन करिएगा। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, इसको कमेंट में पिन करना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुल देशों की संख्या, कितने देश इसमें सम्मिलित है? तो 190, 187, 199, 198। तो चलिए बताइए कि कितने देश सम्मिलित हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में? तो 187, 187। ठीक है, 187 कंट्रीज़ अंतर्राष्ट्रीय ILO से जुड़ी हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट इजेक्टा हेलो क्या है? चंद्रमा पर धूल का विशेष क्षेत्र है, चक्रवात है, चक्रवात का नाम है, और 2 और 3 यानी चक्रवात और चक्रवात का नाम दोनों है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दे, इजेक्टा हेलो क्या है? तो ये चंद्रमा पर धूल का विशेष क्षेत्र है। जब चंद्रमा पे जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, तो वहाँ पे जो लैंडिंग हुई थी उसके वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे लैंडर के पास बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठा हो गया था। ठीक है, तो जिसे क्या कहा गया है, इजेक्टा हेलो कहा गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। सो आई होप आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।